आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही? तो ज्वाइनिंग नेवी वाज एक्सीडेंटल, आप ऐसे कह सकते हैं। पिताजी तो बड़े दुखी हुए। हाँ, पिताजी उसके बाद बहुत दुखी हुए कि हमारे यहाँ का कोई पानी में जाता नहीं है। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या बिल्कुल डिफरेंट था? किस तरह का था? ट्रेनिंग कैसी थी? नहीं, ट्रेनिंग तो देखिए उसकी इनिशियल शुरुआत तो एनडीए से ही हो जाती है। आपके परिवार में भी कोई था कभी आर्मी से, नेवी से? आर्मी में तो नहीं थे। आपके इतने लंबी सर्विस में कभी कोई वार लाइफ सिचुएशंस आपने देखिए वार लाइफ सिचुएशंस एग्जैक्टली तो वार नहीं कहेंगे। हमारा जो मेन काम था वो ऑपरेशंस का था। एक अच्छा सर्विस लाइफ चल रहा था, आपने वीआरएस का क्यों फिर सोचा? वाइफ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब भी वो सुबह उठती थी तो उन्हें लगभग आधा घंटा से 45 मिनट का समय लगता था ठीक तरीके से चलने में। आप नेवी से सीधे हेल्थ सेगमेंट सेक्टर में आ चुके हैं। फिर मैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान हासिल करना शुरू किया। लोगों ने ये कहा कि जैसे आपके डॉक्टरेट तो की नहीं तो कैसे पर्चा आप लिख रहे हो, ये आया है सवाल? हाँ, ये सवाल बहुत, ये तो बिगनिंग से ही था। आपने भी ह्यूमन बॉडी पे पूरा बीमारियों पर रिसर्च किया होगा, पढ़ा मैंने होगा। बहुत 10 से 15 साल की मेहनत है ये। कंपनी की सेलिंग अच्छी हो रही थी, इसके बावजूद वो कंपनी ने आपसे उलझ गई थी कि और आप पर रोक लगा दिया था कि आप ये नहीं कर सकते। शायद वो नियम कानून मुझसे टूट रहे थे उनके अनुसार। राजीव गांधी ने सपोर्ट खींचा, तो ये आप लोगों के अंदर ये बातचीत होती थी कि ऐसा क्यों हुआ? कोई भी आदमी ये पॉलिटिकल चीजों पर बात नहीं करता। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में हमारे विशेष मेहमान हैं कमांडर नरेश मिश्रा जी। कमांडर नरेश मिश्रा जी ने भारतीय सेना को अपना काफी समय दिया, अपने जीवन का काफी समय दिया, लेकिन उसके बाद वो ह्यूमैनिटी की तरफ मुड़े और उन्होंने एक ऐसी खोज की जैरोपैथी के नाम से, जो हम सबको आयुर्वेद का एक जो विकल्प है, मॉडर्न विकल्प, वो उपलब्ध करा रहा है। तो सीधे हम जुड़ते हैं नरेश मिश्रा जी के साथ। आपका स्वागत है सर। थैंक यू संदीप। सबसे पहले तो आप ये बताइए सर कि आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप नेवी से सीधे हेल्थ सेगमेंट सेक्टर में आ चुके हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका बैकग्राउंड, आपकी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई नेवी की तरफ जाने के लिए? संदीप जी, मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग है वो सैनिक स्कूल रीवा से थी और इनिशियल स्कूलिंग के बाद मेरा 1982 में एनडीए के लिए सिलेक्शन हो गया। तो पहले जो मुझे सर्विस अलॉट हुई थी वो आर्मी थी, क्योंकि 300 कैंडिडेट जो एनडीए में लिए जाते हैं उनमें से सिर्फ 30 कैंडिडेट्स को नेवी अलॉट होती है और फर्स्ट 70 को जो बाई चॉइस होते हैं उनको एयरफोर्स दी जाती है और बाकी सब आर्मी में होते हैं। अच्छा। तो चूंकि मेरा जो मेरिट लिस्ट में नाम था वो काफी पीछे था, 263 नंबर था 300 में से, तो मुझे आर्मी सर्विस अलॉट हुई और मैं बहुत खुश हो गया कि आर्मी, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाह रहे थे कि भाई हमने समुद्र देखा नहीं, जहाज देखे नहीं, तो नेवी में तो नहीं ही जाना है। अच्छा। तो जब आर्मी की सर्विस अलॉट हुई, एनडीए में सिलेक्शन हुआ, तो हम काफी खुश थे। फिर तीसरी टर्म में उन्होंने चेंज कर दिया सर्विस नेवी। अच्छा, उन्होंने किया? हाँ, सर्विस ने ही चेंज किया, क्योंकि शायद वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी या कोई जरूरत रही होगी, तो उन्होंने उसको चेंज किया और फिर मुझे नेवी ज्वाइन करने का मौका मिला। तो ज्वाइनिंग नेवी वाज एक्सीडेंटल, आप ऐसे कह सकते हैं कि पिताजी तो बड़े दुखी हुए। हाँ, पिताजी उसके बाद बहुत दुखी हुए कि हमारे यहाँ का कोई पानी में जाता नहीं है, ये कहाँ समुद्र में रहेगा लड़का, और ये जमीन पे रहता तो बहुत अच्छा था। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि बाई चॉइस हमने पहला जो वो भरा था रिक्वायरमेंट वो नेवी भर दिया था। तो इस तरह से मैंने नेवी ज्वाइन किया और जुलाई 86 में मेरा नेवी में कमीशन हुआ और लगभग 25 साल मैंने नेवी की सर्विस की। तो आपके परिवार में भी कोई था तो कभी आर्मी से, नेवी से? आर्मी में तो नहीं थे। हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं तो वो महाराष्ट्र, एमपी, यूपी, इन सभी जगहों में पुलिस में है। अच्छा अच्छा, आपके फैमिली से? हाँ, हमारे पूरे खानदान में, जिस गांव से मैं हूँ उस खानदान में जितने भी लोग सर्विस कर रहे हैं उनमें से सिर्फ 2 लोग अलग सर्विस में थे। एक मेरे पिताजी जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में गए और एक मैं जो नेवी में गया। अच्छा, बाकी सब पुलिस में हैं। वो नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगह, हर ओहदे पे आपको मिल जाएगी। तो सर, जो जल सेना में आप गए तो उसमें क्या आपको, क्योंकि उसके बारे में आपने सुना नहीं,
आपने ज्वाइन किया, जी। तो वहाँ का लाइफ स्टाइल क्या बिल्कुल डिफरेंट था? किस तरह का था? ट्रेनिंग कैसी थी आपकी? नहीं, ट्रेनिंग तो देखिए उसकी इनिशियल शुरुआत तो एनडीए से ही हो जाती है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन एनडीए में देना वो लोग शुरू कर देते हैं, सर्विस इंट्रोडक्शन। और फिर उसके बाद जो नेवी की शुरुआत हुई तो वहां तो शिप्स में जाकर आपको ट्रेनिंग करनी है, तो अलग अलग शिप्स में जाके ट्रेनिंग की। फिर नेवी का आपको एक चीज बताऊं कि जो शोर एस्टेब्लिशमेंट भी होता है, जो जमीन पर भी संस्थान है, उसे भी शिप ही कहा जाता है। अच्छा। जैसे आईएनएस शिवाजी, ये लोनावाला में लोकेटेड है। अच्छा। और इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज है बेसिकली नेवी का, लेकिन उसे भी आईएनएस, इंडियन नेवल शिप कहा जाएगा। तो इस तरीके से इन सभी जगहों पे लगभग देश में, वलसुरा में और कोचीन में हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं बहुत सारे, और हर सब्जेक्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। एक ऑफिसर बनने के पहले आपको कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसके बारे में ट्रेनिंग नहीं दी जाती और प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। तो इससे आप पूरी तरह से हर चीज को समझ चुके होते हैं और आपको ये क्लियर हो जाता है कि भाई क्या है। क्योंकि मैंने एग्जीक्यूटिव ब्रांच ज्वाइन किया था, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है कमांड करना, और जब आप कमांड करते हो किसी भी चीज के, तो नीचे के जितने भी विभाग हैं और जितने भी लोग हैं काम करने वाले, उनकी हर कंडीशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो इस तरह से नेवी पूरी तरह से हर आदमी को ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो भले ही नया हो उस फील्ड में, उस जगह पर नया आया हो, लेकिन वो अच्छी तरह से अपना काम कर सके सुचारू रूप से। तो सर आपकी पहली ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी? मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी आईएनएस गोदावरी में, इंडियन नेवल शिप गोदावरी था। वहां मैं 6 महीने के लिए फर्स्ट टाइम आया था। ये एक फ्रिगेट थी जिसे इंडिया में ही बनाया गया था, मझगांव डॉक ने बनाया था, वहां मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी। और चूंकि फिर उस शिप को फॉरेन क्रूज पे जाना था और मेरा 6 महीने बाद मेरा टेन्योर खत्म हो रहा, तो इस कारण से फिर मुझे शिफ्ट किया गया डिस्ट्रॉयर में, आईएनएस रंजीत में। मैंने फिर 6 महीने और ट्रेनिंग की और उसके बाद से फिर सिलसिला शुरू हो गया। तो 2 टेन्योर मैंने बॉम्बे में किए, फिर उसके बाद अगले 5 टेन्योर विशाखापट्टनम में किए, फिर 2 टेन्योर ट्रेनिंग के कोचीन में किए, और फिर उसके बाद मैं पोर्ट ब्लेयर चला गया, और पोर्ट ब्लेयर से फिर दिल्ली आया, और दिल्ली से फिर रिटायरमेंट ले लिया था। अच्छा, आपने बीआरएस लिया? जी, बीआरएस लिया 2011 में। तो समुद्र में आपने कितना समय बिताया सर? आप पनडुब्बी में गए हैं? देखिए, हाँ, पनडुब्बी मेरा ब्रांच नहीं था सबमरीन, लेकिन ऐसे विजिट में गया हूँ पनडुब्बी, है ना। और बाकी जो है मेरा चूंकि शिप्स का ही वो था, तो मैं शिप में ही मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट किया। और इनिशियली जो पहले 16 साल थे मेरे, वो शिप की काम में ही गुजरे। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लोगों को शोर एस्टेब्लिशमेंट भी मिल जाता है, लेकिन चूंकि मैं अपने कार्य में बहुत मेहनत करता था, तो लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं, जिस भी जगह जाता था वहीं आगे कंटिन्यू करा देते थे। तो सर जब आप नेवी में गए तो उसमें विवाह आदि की बात आई होगी, तो ऐसा तो नहीं था कि ये लड़का जल सेना में है, कहीं कुछ होगा? विवाह में दिक्कत भी आई आपको? नहीं, विवाह में ऐसी दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन जब मेरी ससुराल वालों को पता चला कि लड़का नेवी में है और ऑफिसर है, तो चूंकि हम सब ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, तो उन लोगों के दिमाग में एक बात थी कि लड़का मांस मदिरा का सेवन कर रहा होगा, समुद्र पार जाता है, समुद्र में नौकरी कर रहा है। तो और दूसरी चीज वो जिससे परेशान हुए वो इस बात से, क्योंकि हमारे एरिया से लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं, मतलब आप होंगे सिपाही तो आपको बताएंगे अफसर है, तो इसलिए वो इस बात में भी सशंकित थे कि भाई ये अफसर बता तो रहे हैं लेकिन एक्चुअली होंगे कि नहीं। तो फिर मेरे ससुर जो है वो बहुत इधर उधर से गाँव वालों से पता करके कि भाई क्या है, किसी का कोई रिश्तेदार बॉम्बे में रहता है क्या, तो वो ये पता करके वो पहुंचे वहाँ, बॉम्बे आए, और जिनके यहाँ गए उन्होंने पूछा, सब शाम को मुलाकात हुई उनसे जब ऑफिस से लौटे, तो उन्होंने पूछा बताइए क्या प्रयोजन है आपके आने का, क्या मदद करूं मैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है जिसके लिए हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने आए थे,
तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये लड़का शराब गोश्त वगैरह तो नहीं खाता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपको पता करके सब बताता हूँ इसके बारे में डिटेल। तो जब शाम हुई तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लेंगे। तो उन्होंने कहा चाय पी लेंगे। ससुर ने हमारी ये बात कही। उन्होंने कहा नहीं, शाम को तो चाय की बात ही नहीं होती, यहाँ तो आप विस्की लेंगे, रम लेंगे। जिन बोले शाम को तो यहाँ इसी चीज के लिए पूछा जाता है। तो बोले ये क्या है? बोले ये सब अल्कोहल है और यहाँ यही चलता है, यही सर्विस है यहाँ। फिर उन्होंने मेरे सीईओ को फोन लगाया, क्योंकि वो काफी सीनियर ऑफिसर थे, कॉमोडोर थे, ब्रिगेडियर रैंक के इक्विवेलेंट थे। तो उन्होंने मेरे सीईओ को फोन लगाया और सीईओ कमांडर थे। तो उन्होंने फटाफट रिप्लाई दिया, बोला सर लड़का तो बहुत अच्छा है और पूरी तरह से वेजिटेरियन है, कभी कभी ड्रिंक्स ले लेता है लेकिन वो भी लिमिट में चलता है। फिर उन्होंने उनको बताया कि मास्टर साहब आप जाइए, मेरे ससुर जो है वो प्रिंसिपल थे और उनके जमाने में वो टीचर थे। तो उन्होंने बोला मास्टर साहब आप जाइए और अपनी लड़की की शादी करिए, लड़का बहुत अच्छा है। तो ये एक बार रिसर्च हुई थी और ये होता है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश का, ये थोड़ा कल्चर रहा है सर। तो जो वैवाहिक जीवन में फिर सर, क्योंकि पानी में आप रह रहे हैं या उधर और यहाँ, तो वो भी दिक्कत आई कभी? या पत्नी ले जा सकते थे? नहीं, नेवी के जहाजों में नहीं ले जा सकता कोई भी फैमिली। ये जो फैमिली ले जाने का सिलसिला है वो सिर्फ मर्चेंट शिप्स में परमिटेड है और वो भी कुछ लिमिटेड रैंक तक ही परमिटेड है, सभी के लिए नहीं। और फिर डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का जहाज है, कितने लंबे समय तक समुद्र में रहता है, तो उस हिसाब से कंसिडरेशंस हैं अलग अलग कंपनियों के अलग अलग। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट वो है, तो ट्रांसपोर्ट शिप के अलग नियम है और जो नेवल शिप्स हैं उनके अलग नियम है। तो इनमें फैमिली कभी भी परमिटेड नहीं होती। साल में एक इवेंट जरूर होता है कि फैमिली डे होता है, उस दिन सबकी फैमिलीज आ सकती हैं और वो समुद्र में ले जाते हैं, कुछ दूर तक दिखाते हैं चीजें कि क्या एक्टिविटी हम लोग करते हैं और फिर वापस शाम तक रिटर्न हो जाते हैं। तो उसके अलावा फैमिलीज आर नॉट परमिटेड। तो फैमिली से एक तरह से वो कटे ही होते हैं, लेकिन पूरे टाइम नहीं होता है। जैसे कि आप जाते हैं 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, जो एक्सरसाइज का पीरियड है, जो ट्रेनिंग का पीरियड है, सिर्फ उसी के लिए आप जाते हैं। या कोई इवेंट है या कोई एक्टिविटी है या कोई आपका डिप्लॉयमेंट है, तो उसके लिए जाते हैं, फिर आप वापस आते हैं हार्बर में। जब हार्बर में वापस आते हैं तो आप अपने घर जाते हैं 8 दिन शाम को। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन कि यदि आप इस ड्यूटी पर नहीं है, क्योंकि कई बार क्या है, एक ऑफिसर और कुछ स्केलेटन स्टाफ ड्यूटी पर रहना जरूरी है जहाज को, क्योंकि भाई जब कोई नहीं है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कोई चीज हो जाए, तो उसको संभालने के लिए कोई न कोई होना जरूरी है। तो एक सेट स्टाफ का रहता है जो मैनेज करता है इमरजेंसी में। तो यदि आप ड्यूटी पर हैं तो आप नहीं जा सकते, अदरवाइज एवरीडे आप शाम को घर जा सकते हैं। सर जैसे आपके इतने लंबी सर्विस में कभी कोई वार लाइक सिचुएशंस आपने देखिए, वार लाइक सिचुएशंस एग्जैक्टली तो वार नहीं कहेंगे, लेकिन श्रीलंका का जो पीस कीपिंग ऑपरेशन था उसमें राजीव गांधी के समय, हाँ राजीव गांधी के समय पे जो श्रीलंका ये तमिलियंस के साथ वो चल रहा था, तो उसमें मेरा जहाज जो है, जिस जहाज में मैं था, एक बार मैं एज गनरी ऑफिसर भी गया उस टेन्योर में और 2 बार मैं नेविगेटिंग ऑफिसर की तरह जहाज में गया, शिप लेके गया मेरा। तो वहां हमारा ये टेन्योर जो है लगभग 9 महीने का समय हमने उस दौरान श्रीलंका में ऑपरेशंस में काटा। तो वो ऑपरेशन जो है कंसिडर किया जाता है वॉर लाइक सिचुएशन में, क्योंकि इसी तरीके की कंडीशन। तो उसमें वो जो शांति सेना वाला जो हुआ था ऑपरेशन, उसमें तो कहते हैं भारत को एक तरह से हार मिली थी। वो हार जैसे ही है, क्योंकि आपके साथ तो वो थे नहीं तमिलियंस। अब पहले आपने उन तमिलियंस को मतलब सपोर्ट किया और फिर बाद में आप उन्हीं के अगेंस्ट हो गए, फिर आप श्रीलंका के साथ हो गए। तो ऑब्वियसली जो भी वहां पॉलिसी डिसीजंस हुए, जो पॉलिटिकल डिसीजंस हुए, उनसे हमारा ज्यादा सरोकार नहीं था। लेकिन हमारा जो मेन काम था वो ऑपरेशंस का था कि भाई हमें ड्यूटी दे दी, चार्टर दे दिया, एरिया दे दिया गया, इसकी आप पेट्रोलिंग करते रहिए और इस एरिया से कोई क्रॉस नहीं होना चाहिए या कोई ऐसे इन्फिल्ट्रेशन है तो बताइए। तो उस तरीके की एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व थे। क्योंकि अगर देखा जाए तो यही वो एक गलती समझिए या जो भी राजीव गांधी की मौत का बड़ा कारण बना। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि क्या है
कि जब आप किसी को भी डिसग्रंटल करेंगे और किसी को ऑर्गेनाइजेशनल शॉक देंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली रिएक्ट करेगा। और तमिलियंस को इन्होंने पहले जो वहां के तमिलियंस थे उनका सपोर्ट किया और बाद में सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और उनके अगेंस्ट में एक्शन शुरू हो गए। तो इसलिए जो भी हुआ वो होना ही था, क्योंकि किसी न किसी को तो ये झेलना चाहिए और जिसने भी डिसीजंस लिए उनको परेशानी में फंसे वो लोग। उस समय एक इंडिया टुडे में भी रिपोर्ट भी आई थी सर, जब इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, और जब उस समय आप जो कह रहे हैं वो बात उसको सपोर्ट करता है कि तमिलियंस को तमिलनाडु में रॉ और आदि ट्रेनिंग देते थे एलटीटी और इसको। तो बाद में जो सर डिसीजन उन्होंने राजीव गांधी ने सपोर्ट खींचा, तो ये आप लोगों के अंदर ये बातचीत होती थी कि ऐसा क्यों हुआ? नहीं, ये सर्विसेज के अंदर संदीप जी एक चीज मैं बताऊं कि कोई भी आदमी ये पॉलिटिकल चीजों पर बात नहीं करता। जो डिसीजन है उसके हिसाब से चलना होता है। हमें तो आदेश मिलता है, वी आर देयर टू फॉलो। यदि वहां हर आदमी डिसीजन लेने लगे तो चलेगी ही नहीं, फौज तो उसी दिन बंद हो जाएगी, वहीं पर सब खत्म हो जाएगा। एंड दैट इज वाई इसमें एक लीडरशिप वो आपको फॉलो करना पड़ता है, प्रोटोकॉल। जो लीडर है जिसने जो कह दिया वही सही है और उसको करना जरूरी है। तो इसलिए इस तरीके की चीजों में डिस्कशंस में इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं लोगों, बस ड्यूटी निभाना होता है। हाँ, बस ड्यूटी करना यही जरूरी है। तो जब आप लोग वहां गए सर, आपकी जो ये वारलाक सिचुएशन ही था, क्योंकि हम एक पूर्व प्रधानमंत्री उसके कारण हुए, उसका इम्पैक्ट देखें तो परिवार चिंतित थी सर? ऑब्वियसली जो भी जुड़े हुए लोग हैं परिवार वाले, क्योंकि कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है। एंड ऐसा कि हुए भी हैं ऐसे इंसिडेंट्स, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स हुई हैं, जहाजों में कई लोग मरे भी हैं क्योंकि वो किसी इवेंट में गए, सपोज पेट्रोलिंग में गए और वहां अटैक हो गया अचानक। तो ठीक है, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है और सर्विस का एक हिस्सा है। उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप पूरे टाइम सुरक्षित बने रहेंगे और फिर भी आप फौज में नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जब आप दिल्ली आ गए सर, तो आपने एक अच्छा सर्विस लाइफ चल रहा था, आपने वीआरएस का क्यों फिर सोचा? संदीप जी, एक्चुअली ये थोड़ी सी और पहले की शुरुआत है इस कहानी की, कि जब मेरी शादी हो गई और पहला बच्चा हुआ हमें, तो उसके बाद वाइफ को कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हुई कि जब भी वो सुबह उठती थी तो उन्हें लगभग आधा घंटा से 45 मिनट का समय लगता था ठीक तरीके से चलने में। उनको ये कमर से लेकर नीचे पांव तक बहुत सीवियर पेन्स होते थे। अच्छा, उस समय तक हमें कुछ पता नहीं था ये क्या चीज है, कैसे है। और इलाज करवाने के लिए हम अस्पताल जाते थे, वो दवाएं कुछ इंजेक्शन लगा देते थे, कुछ दवा दे देते थे, और जब तक ये दवा इंजेक्शन का असर रहता तब तक ठीक है, और जैसे ही दवाएं खत्म होती 10-5 दिन में दोबारा फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। तो आर्मी अस्पताल में आपका इलाज होता? हाँ, ये INHS अश्विनी है, इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप अश्विनी, वहां भी ये जो बॉम्बे का बहुत बड़ा मतलब कमांड हॉस्पिटल है वो। और इलाज तो वहां ही नहीं, मतलब हमने बॉम्बे के भी कई हॉस्पिटल्स में करवाया इलाज, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, लेकिन सब जगह यही कंडीशन थी, बिकॉज लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सेम है सब जगह, कोई ऐसे बहुत डिफरेंस नहीं है। भाई पेन किलर देना है, पेन किलर का इंजेक्शन लगाना है, बस हो गया, और कोई चीज है नहीं। तो ये सिलसिला चलते चलते मतलब हम काफी परेशान हो गए। तो ये कोइंसिडेंस था कि मेरा एक दोस्त आया हुआ था जो पहले सैनिक स्कूल में मेरे साथ था, वो यूएस में सर्विस कर रहा था। तो वो जब वहां से आया तो उसको किसी ने बोला होगा कि भाई इंडिया जा रहा है तो कुछ ये सप्लीमेंट्स लेता जा अपने साथ, क्योंकि इनको खाता रहेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा और सब सुरक्षित वापस आ जाएगा। तो सम गुड सेंस प्रिवेल्ड इन हिम, वो लेकर आया था ये चीजें। और जब शाम को बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो मैंने कहा यार एक बार यहाँ तो मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ और तुम यूएस में रहते हो, तो यदि कभी कोई ऐसा हॉस्पिटल या कोई ऐसा तुम्हें इलाज का वो मिले जहाँ ये ठीक हो सकती हो, तो जो कुछ भी है हम अपना सब कुछ लगाकर एक बार वहां इलाज करवाना चाहेंगे, क्योंकि हम ये सब मानते हैं कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स जो है, अमेरिका जो है, वो मक्का मदीना है हेल्थ के क्षेत्र में। तो हमने उससे ये बात कही। जब ये बात कही तो उसने मुझे कहा कि यार ऐसा है और कुछ तो नहीं, अभी फिलहाल मेरे पास कुछ सप्लीमेंट्स पड़े हैं, मैं अपने लिए लाया था और इसको खा के देखो।
क्या पता कुछ लाभ हो। सो दैट वाज द मोमेंट जिसने मतलब ये चेंज लाना शुरू किया। और वो सप्लीमेंट्स मैंने वाइफ को दिया, और वो पहले भी चूंकि खा ही रही थी दवाइयां, कोई दिक्कत नहीं थी, उन्हें भी खा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो सप्लीमेंट लगभग खत्म होने वाले थे, तब तक में ये हुआ कि हाँ कुछ फायदा है। ये नहीं पता चला, मतलब समस्या नहीं खत्म हुई, बट शी फाउंड सम रिलीफ। इससे हमें एक विश्वास बढ़ा, और फिर मैंने उससे 2-3 बार कंसाइनमेंट मंगवाया। और उस समय पर इंटरनेट में यदि सर्च करते थे तो आप समझ लीजिए 10 से 15 मिनट में एक पेज खुलता था इंटरनेट, और वो भी कई बार आधा खुल के बंद हो जाता था, ड्रॉप हो जाता था। तो इंटरनेट का जमाना था, वो शुरुआत ही हुई थी। और जब मैंने तो सर्च करके मैंने उस कंपनी के ही और कौन से लाभकारी हो सकते हैं ऐसे करके सप्लीमेंट्स मंगाया। तीसरे चौथे कंसाइनमेंट में वो एहसास खत्म हो गया कि हम किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं। अच्छा। और इस एहसास ने मुझे एक नई सोच दी कि भाई देयर इज समथिंग बियॉन्ड मेडिसिन, जो आदमी के शरीर को ठीक कर सकता है। और ये क्यों? ये तो सिर्फ सप्लीमेंट है, ये कोई दवा तो थी नहीं। और इससे कैसे रिलीफ आ गई इसमें? तो पता चला कि भाई ये सप्लीमेंट्स की इन तत्वों की शरीर में कमी थी, तो शरीर अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रहा। वो तत्व सप्लाई हुए तो शरीर ने अपने आप को ठीक कर लिया। और इसी सोच के बाद धीरे धीरे मतलब मेरी इस पे थिंकिंग बढ़ी। लोगों ने पूछना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया कि भाई, लोग पूछने लगे कि पहले तो तुम हफ्ते अस्पताल जा रहे थे, अभी क्या हो गया, अब तो नहीं जाते हो। तो मैंने बताया भाई ऐसे ऐसे हुआ। तो लोगों को जब मैं ये सुझाव देने लगा, लोग पूछने लगे, तो धीरे धीरे ये एक सिलसिला बनता चला गया। और 2007 तक लगभग 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं सुझाव दे चुका। अच्छा। कुछ लोग यूज कर रहे थे, कुछ नहीं यूज कर रहे थे। हैं कि आपकी जो ये जर्नी है, जो कहते हैं हर व्यक्ति की सफलता में महिला का हाथ होता है, तो आपने अपने घर से ही भाभी जी का ही हाथ रहा जी जी, जो आपको इस तरफ इसीलिए तो पूरा जो ये सिस्टम था है ना, इसमें कामायनी नरेश नाम लिखा जाता था। कामायनी पहले उनका नाम है और बाद में नरेश लिखा जाता है। आप जो किताबें हैं फूड सप्लीमेंट वगैरह सब में उन्हीं का नाम पहले है, क्योंकि पहला प्रयोग। हाँ, मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ठीक बात है जी। तो फिर जब लोगों को फायदा होने लगा उससे, आपने सबको रिकमेंड करना शुरू किया जी। तो लोगों का ये सुझाव भी आता होगा कि यार ये थोड़ा परमानेंट इसको करो, ताकि काफी लोगों का। हाँ, यही हुआ एग्जैक्टली आपने जो बात कही कि लोगों ने कहना शुरू किया कि ये जो आप पेपर्स हमें दे रहे हैं बीमारी के बारे में, इसके कारणों के बारे में, इसके उसके लिए इनको सबको आप एक कंपाइल करके एक बुक फॉर्म में क्यों नहीं डालते, जिससे लोगों का हमेशा लोग रेफर कर सके, फायदा हो। और इसी से फूड सप्लीमेंट और स्वस्थ जीवन, हेल्दी लिविंग विद फूड सप्लीमेंट बुक बनी। तो इसी चीजों से कंसाइल वो करके हमने ये किताब लॉन्च की थी 2007 में। और उसमें भी बहुत सारी कहानियां हैं कि भाई पब्लिशर, हम फिर पब्लिशर बने क्योंकि कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था। प्रोविडेंट फंड से हमने पैसा निकाला, 2 लाख रुपया, 2 लाख बैंक से पर्सनल लोन लिया, फिर ये किताब प्रिंट करवाई क्योंकि पैसा नहीं है कहीं। और फौजी होने के नाते तनख्वाह मिलती है, सैलरी से घर चलता है, बस हो गया, और क्या है। तो इस तरीके से जो है इसको, जब मैं ये किताब पहली बार घर लेकर आया तो हमने 2-2 हजार कॉपियां इंग्लिश हिंदी में छपवाई। और वो बुक्स आके ड्राइंग रूम में जब रख गई तो वो एक गड्ढ लगा, देख कर वाइफ ने कहा यार लगता है ये किताबें जो है मेरे साथ ही जाएंगी। जब इतना ज्यादा कहाँ जाए, 4,000 बहुत होता है। हाँ, ये बिकेगा कहाँ। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 2 महीने के अंदर वो 4,000 किताबें बिकी। वो मुझे याद, उसका वो ग्लॉसी पेपर होता था, पतली किताब होती थी उस समय। मुझे भी 2000। और बस ये सब कहानी थी कि मतलब कैसे ये हुआ। लेकिन वो सिलसिला जो चला, वो किताबें हमारी आज 4.5-5 लाख किताबें बिक गई हैं। आज भी वो जा रही हैं लोगों में और लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने हमें डॉक्टर बना दिया। जो लोग भी सप्लीमेंट से डील करते थे उनके लिए वो बूंद थी किताब, और अभी भी चल रही है। तो फिर आपने बीआरएस का फिर डिसीजन लिया कि बीआरएस का क्या फैमिली में डिस्कशन किया? नहीं संदीप जी, ये क्या एक्चुअली इसका डिसीजन इस तरीके से नहीं हुआ। कारण ये था कि हर दिन
मेरे घर के पास, मैं चाणक्यपुरी में गवर्नमेंट क्वार्टर मुझे अलॉटेड था, और वहाँ जो है हर दिन पेशेंट सुबह से ही लाइन लगा लेते हैं। तो 9 बजे मुझे ऑफिस जाना होता, 9 बजे तक जो भी पेशेंट मैंने देखे वो देख लिए, फिर बाकी लोग वहीं बैठे रहते थे लाइन लगाए हुए। अच्छा, वो काफी सेंसिटिव इलाका है, तो वहां पुलिस की पेट्रोलिंग लगातार चलती है, क्योंकि जितने भी आईएएस आईपीएस कुछ मंत्री भी है दिल्ली सरकार के, वहीं रहते हैं उसी लोकेलिटी। तो लोगों को परेशानी होती थी, क्योंकि वो कहते थे भाई यहाँ से भाग जाओ, आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो, ये हाई सिक्योरिटी जोन है और बगल में एम्बेसी है। तो लोग काफी परेशान हो रहे थे। और फिर शाम को मैं लौट के आता था ऑफिस से, तो दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाता था, और 10-11 बजे रात तक मैं पेशेंट पर्चे लिखता था, और फिर अगले दिन की तैयारी। तो मुझे एक दिन ये लगा कि भाई ये लोग जो आज यहाँ लाइन लगाकर बैठते हैं, इनकी क्या गलती है ना? ये इतनी सफरिंग से है, ये सभी पेशेंट्स हैं बेसिकली, सभी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, और ये दिन भर बैठ के मेरा इंतजार करते हैं, और जब कभी मौका लगता है तब मैं इन्हें प्रिस्क्रिप्शन दे पाता हूँ। तो शायद ईश्वर ने ये जो भी काम करवाया है मुझसे, जिस भी लिंक में मुझे यहाँ ईश्वर ने प्रस्तुत किया है, और जो काम मैं कर रहा हूं, इस काम को मुझे पूरी तन्मयता से और उससे करना चाहिए। और कमांडर का काम जो मैं आज नेवी में कर रहा हूं, वो कोई दूसरा कमांडर भी ट्रेंड होकर शुरू कर सकता है, लेकिन ये काम कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। और शायद इसीलिए ईश्वर ने इस तरीके का डायरेक्शन पकड़ा है, वरना तो मेरा नेवी में भी काम मिसाइल गनरी ऑफिसर था मैं, और स्वास्थ्य से कोई जुड़ा हुआ काम नहीं था, बट डेस्टिनी वाज पुशिंग मी दिस साइड, सो आई हैड नो ऑप्शन। तो उसमें लोगों ने ये कहा कि जैसे आपके साथी हो या कुछ कि आपने डॉक्टरेट तो की नहीं, तो कैसे पर्चा आप लिख रहे हो, ये आया सवाल? हाँ, ये सवाल बहुत, ये तो बिगनिंग से ही था कि भाई आप डॉक्टर नहीं हो, आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हो? मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख रहा, मैं तो एक एडवाइस दे रहा हूँ सप्लीमेंट खाने की। जिस तरीके से आप आटा दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, कोई बोलता है आप करेला खा लीजिए ये ठीक हो जाएगा, कोई बोलता है नीम के पत्ते चबा लीजिए ये ठीक हो जाएगा, ये वही चीजें थी, ये कोई दवाएं तो है नहीं, और ना ही दवाओं की कैटेगरी में आती हैं। तो यदि मैं किसी को बोलता हूं कि भाई आप ये मल्टीविटामिन इतना खा लीजिए, ये कैल्शियम खा लीजिए, ये आयरन खा लीजिए, तो इसमें क्या बुराई? और हर आदमी इन चीजों को शॉप दुकान से खरीद सकता है, किसी को प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए इसके लिए, कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और ये ज्ञान किसी भी आदमी में हो सकता है। इसलिए ये जो मैं लिख के दे रहा हूं, ये सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन है, ये कोई मेरी बाध्यता थोड़ी है। यदि आदमी को खाना है तो खाए, ना खाना हो ना खाए। तो इसलिए जो है, अब चूंकि थोड़ा सा तो स्टेचर था, वो फौज का जो पावर था, और मैं उस तरह के अफसरों में नहीं था जो हर चीज दूसरों की सुने। मैं तो हर चीज पे प्रॉपर काउंटर आर्ग्यूमेंट के साथ खड़ा होता था। तो मुझे ये पता था कि इसमें कुछ नहीं होना है, और मैं ये करना शुरू किया, लोगों को देना, लोग ठीक हो रहे हैं। और जब लोगों का कल्याण हो रहा है तो लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप डॉक्टर हैं या वैद्य हैं या हकीम हैं या नहीं है कुछ भी, क्योंकि आज भी दुनिया भर में लगभग 18 देशों में कंसल्टेंसी जाती है मेरी, और मैं लोगों को बहुत क्लियरली ये बात बताता हूँ कि भाई आई एम नॉट डॉक्टर बाय प्रोफेशन, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, लेकिन आज कोई ऐसी चीज नहीं है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मैं जानता नहीं, जो मैं समझता नहीं, और जिसका मैं इलाज नहीं दे सकता। यदि आपने भी ह्यूमन बॉडी पे पूरा बीमारियों पर रिसर्च किया होगा, मैंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी। आप तो सोचिए कि इस बैकग्राउंड से ना होके पूरी तरह से बैकग्राउंड बदल देना, है ना, न जाने कितनी मेहनत किया है मैंने, कम से कम 10 से 15 साल की मेहनत है ये। आज दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मुझे हेल्थ के क्षेत्र में कोई भी बात करवा लीजिए, आदमी के शरीर के अंदर की कोई भी बात, और जो भी हमारी जलवायु वातावरण, इससे क्या कैसे प्रभावित होता है, हर चीज के उत्तर है मेरे पास। फिर अपने बीआरएस लेके फिर मैंने इस कारण से बीआरएस लिया क्योंकि इन लोगों को दुनिया में दूसरा कोई और मदद करेगा नहीं। तो देन आई टुक ए रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट भी मैं मतलब फॉर्म पहले भर के आ गया, और उसके बाद मैंने घर में बताया। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड कि ये क्या किया आपने, अभी तो मतलब जीवन का कितना सर्विस बचा हुआ था? आई थिंक 25 तक 11 में किया मैंने। मेरे क्लास कोर्स के जो लोग हैं वो लगभग 19-20 से रिटायर होना शुरू हुए थे। अच्छा, तो 7-8 साल की सर्विस थी। हाँ, अभी जैसे मेरे क्लासमेट एक ही अब सर्विस में है नेवी में, जो आज वेस्टर्न नेवल कमांड को कमांड कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, एडमिरल एस जे सिंह,
वाइस एडमिरल एस जे सिंह, ही इज कमांडिंग वेस्टर्न नेवल कमांड, और वो हम एक साथ ही थे। अच्छा। मतलब एक ही कोर्स और बैच के। बाकी लोग सब रिटायर हो गए, क्योंकि नेवी में एक एज के हिसाब से रिटायरमेंट होता है। तो कोई 56 पे हो जाता है, कोई 58 पे हो जाता है, कोई 60 तो पे। आपने जब छोड़ा तब क्या आयु थी? मैं आई वाज 48 इयर्स व्हेन आई लेफ्ट। तो तब तो आपने मुझे लगता है 10 साल लगभग 11 साल पहले छोड़ दिया। 11 साल पहले 11 से 48 साल तो बहुत कम ही उम्र होता है। तो परिवार वालों का शौक होना। हाँ, नहीं सभी लोग शौक थे, बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे, सेटल्ड नहीं थे, घर परिवार भी नहीं था, घर भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, मैंने तो ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया। तो अचानक सरकारी क्वार्टर में रहते थे, फिर अपना घर पे लेना पड़ा? नहीं, फिर किराए का घर लिया, और किराए के घर में, अभी तक किराए के घर में ही रह रहे थे। अब जाकर हमने अपना वो लिया है फ्लैट गुड़गांव, अदरवाइज तो किराए नहीं थे। और जो भी फौज से पैसा मिला था, चूंकि ऑफिस की जगह हमारी फिक्स होनी जरूरी थी, नहीं तो कहाँ हम भटकते रहते। पहले शुरू में आके मैंने किराए पर ही ऑफिस भी लिया था, लेकिन जब उस आदमी को मैंने बताया, जिससे मैंने किराए पर लिया, कि भाई मेरा ये काम होगा यहाँ पर, तो पहले तो उसने एग्री कर लिया, लेकिन उसके बाद उसने अगले 2 महीने बाद उसने बोला कि भाई ये आप तो बिजनेस कर रहे हो, तो ये बिजनेस में जो है इसका रेट डबल हो जाएगा। अच्छा, बस। और इस तरीके से फिर मुझे मेरा दिमाग खटका कि यार ऐसे तो कब तक होता रहेगा, कहाँ जाते रहेंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो भी ये फौज से मुझे पैसा मिला था, लगभग 45 लाख के आसपास सब कुछ मिलाकर मिला था, ग्रेचुटी और ये जो भी चीजें होती, तो 48 लाख में मुझे एक फ्लैट मिला। अच्छा। जहाँ मेरा आज ऑफिस है, महावीर जी, महावीर एनक्लेव का। उस समय महंगाई बहुत थी, आज वही फ्लैट 35 लाख में बिक रहा है। अच्छा। लेकिन उस समय पे 48 में मुझे खरीदना पड़ा मजबूरन, क्योंकि मैं और दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करना चाह रहा कि भाई चलिए ठीक है। तो इस तरीके से वो ऑफिस सेटल किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कुछ पैसा आया तो घर बनाया, अभी घर है मेरे पास अपना। तो एक तो मुझे ध्यान है सर कि एक मतलब बहुत बड़ी कंपनी की, नाम लेना ठीक नहीं है, और उसके सप्लीमेंट आप रिकमेंड करते थे, और उस कंपनी की सेलिंग अच्छी हो रही थी, इसके बावजूद वो कंपनी आपसे उलझ गई थी कि, और आप पर रोक लगा दिया था कि आप ये नहीं कर सकते। ऐसी घटना थी सर? मैं चूंकि ये फूड सप्लीमेंट ये मैं बनाता तो था नहीं, और मेरी मेन रिकमेंडेशन फूड सप्लीमेंट्स की ही थी, तो सर्टेनली ये फूड सप्लीमेंट की कंपनी पायनियर कंपनी है जो इंडिया में सबसे पहले आई, और मैं भी इसका डिस्ट्रीब्यूटर था। वो लोग सबको डिस्ट्रीब्यूटर बनाते थे, तो आई वाज अ डिस्ट्रीब्यूटर इन दिस कंपनी, और मैं काफी अच्छा काम कर रहा, रिकमेंडेशन दे रहा। लेकिन उनकी कुछ समस्याएं थी जो उनके अपने सिस्टम की थी, और शायद वो नियम कानून मुझसे टूट रहे थे उनके अनुसार। अब मेरा काम था लोगों को रिकमेंड करना। कोई आदमी दुख तकलीफ में मेरे पास आता है, कहता है घुटना घिस गया, कमर घिस गई, दिमागी कोई परेशानी है, कोई हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी कुछ लेकर आता है समस्या, तो उसको मुझे सुझाव देना मतलब मेरा धर्म है। मैं उसको ये नहीं कह सकता। अब वो किसी भी ग्रुप का रहा हो, लेकिन उनके अंदर क्या समस्या थी कि एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप से बात नहीं कर सकता। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बुलाकर बोला कि भाई आप तो क्रॉस लाइनिंग कर रहे हैं। अच्छा। मतलब आप इस ग्रुप के मेंबर हैं और आप दूसरे ग्रुप के आदमी को सुझाव दे रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये हमारे रूल में बाधित मना है, इसका करना ये सही नहीं। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि भाई हम सप्लीमेंट के डिब्बे में लिखते हैं कि 1 गोली खाइए, और आप उसी की 6 गोलियां रिकमेंड कर देते हैं पेशेंट को। तो ये कैसे? तो उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की कि ये जो आदमी पेशेंट बना है, आप जितने भी सप्लीमेंट बना रहे हैं वो हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं, और वो हेल्दी आदमी खाएगा तो वो स्वस्थ बना रहेगा। ये आपके क्लेम है अपने सप्लीमेंट के बारे में। आप बीमारियों से तो डील नहीं कर रहे, ना ही पेशेंट से डील कर रहे। अब कोई आदमी जो पेशेंट की कैटेगरी में गया, सडनली उसका डेफिशिएंसी लेवल एक नॉर्मल हेल्दी आदमी से तो बहुत लो होगा, और यदि उसके लेवल को मैं उठाकर नॉर्मल कंडीशन पे नहीं लाता हूं तो वो ठीक कैसे होगा? और यदि उसे ठीक करना है तो मुझे 6 देने की जरूरत है, तो मैं 6 रिकमेंड करूंगा, और ये असेसमेंट मेरा है, इसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा भाई इस पे हम केस करेंगे आपके ऊपर। मैंने कहा कर दीजिए। मैंने कहा आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दुकान में आटा मिलता है ना, हम गए दुकान से आटा खरीद लाए,
उसके बाद मैं उसकी रोटी बनाऊं, पूड़ी बनाऊं, कुछ भी आइटम बनाऊं, उसका पराठा बनाऊं, है ना, उसको दुकानदार कैसे गाइड करेगा? सही बात है। दुकानदार नहीं बता सकता कि मेरे आटे का सिर्फ यही आइटम बनाओगे आप। मेरी मर्जी है, मैं 1 किलो खाऊं, आधा किलो खाऊं, 3 किलो खाऊं, है ना, और जो बना के खाना चाहूं वो खाऊं, हलवा बनाऊं उसका। तो हाउ कैन यू इंटरफेयर इन दिस? आपका क्या अधिकार है? और आप किस पावर से, किस उससे आप केस करोगे? आपने डिब्बे में लिख दिया, इट्स फाइन, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से उस कंपनी में भी मतलब फिर फाइनली तो उन्होंने कहा छोड़ नहीं, उन्होंने जो भी कहा, नोटिस वगैरह दिया, मैंने छोड़ दी कंपनी। और बाद में मैं अपना काम करने लगा। मेरा काम था रिकमेंड करना, लोगों की मदद करना, जिसके लिए मैंने सर्विस छोड़ी। मैं उस काम को करने लगा और धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। लोग आने लगे, जो लोग ठीक हो रहे थे वही लोगों को बता रहे थे। और इस काम में मुझे दिक्कत तब आई जब उस कंपनी के कुछ सप्लीमेंट्स गवर्नमेंट ने बंद करवा दिए इंडिया में, क्योंकि दूसरी कंपनियां खुल गई। इनमें सब में आप टसल थी, पावर, और ये किसका सामान ज्यादा बिकेगा, कैसे बिकेगा, ये सब तो लेन देन का काम है इनका, है ना। तो उसके जब सप्लीमेंट्स बंद हो गए तो लोग ठीक होने बंद हो गए। लोगों को मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, लोगों को सप्लीमेंट ही नहीं मिल रहे, तो वो कैसे ठीक होंगे? तो इस कारण से फिर मुझे डिसीजन लेना पड़ा, जो कि उस समय पर फाइनेंशियल कंडीशन मेरी ऐसी नहीं थी, बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा था सबका, कि भाई ये सप्लीमेंट्स क्यों ना इंडिया में बनाए जाए। और फिर मैंने ये सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम, मतलब क्वालिटी इंश्योर की क्वालिटी उनसे कम ना हो और उससे बेहतर क्वालिटी हो सके तो बहुत अच्छा है। और ये सब इंश्योर करके मैंने अपने सप्लीमेंट्स बनवाने शुरू किए। और ये फैक्ट्री ओनर्स के साथ सेटअप बनाया कि भाई मैं 10% अभी दूंगा, 20% ऐसे, अच्छा, धीरे धीरे करके मैं आपका पैसा चुकाऊंगा, जरूर भागूंगा नहीं, ऐसा एक विश्वास दिलाया। लोग मान भी गए, वैसे तो बिजनेस में कोई मानता नहीं। तो ये सिलसिला चलना शुरू हुआ। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि ये पूरी चीजें सप्लीमेंट से दूर नहीं होंगी, सब कुछ डेफिशिएंसी रिलेटेड नहीं है। देयर आर सर्टेन मोर इश्यूज इन द हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, जिनके लिए आपको आयुर्वेद का सहारा लेना है। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्विच्ड ओवर टू आयुर्वेद। फिर मैं आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के बारे में ज्ञान हासिल करना शुरू किया। फिर मैंने अपने फॉर्मुलेशंस डेवलप करने शुरू किए और धीरे धीरे करके अपने फॉर्मूला के हिसाब से प्रोडक्शन शुरू किया। और उसको जब अप्लाई किया तो मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आने लगा। तो आपने आयुर्वेद और फूड सप्लीमेंट को ज्वाइन कर दिया? दोनों चीजें। एक्चुअली जायरोपैथी जो ये सिस्टम मैंने बनाया है, इसके 2 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। पहला कि ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हमें खाने से मिलता है, और ये प्रकृति है कि जो चीज जिससे बनती है उसी से रिपेयर हो सकती है। दूसरा, हर शरीर के अंदर सेल्फ हीलिंग एबिलिटी होती है। तो यदि आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, क्योंकि शरीर के रख रखाव का काम और बाहर से किसी भी अटैक से बचाने का काम इम्यूनिटी का है, तो डे टू डे मेंटेनेंस और रिपेयर भी इम्यूनिटी करती है। तो यदि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और सभी तत्व अवेलेबल है बॉडी के अंदर, तो बॉडी विल रिपेयर इटसेल्फ, शरीर अपने आप को स्वयं ठीक करेगा। और आज इन्हीं 2 बुनियादी प्रिंसिपल्स के तहत मैं लोगों को ये कॉम्बिनेशन बताता हूं कि क्या चीजें फूड सप्लीमेंट की चलेंगी, क्योंकि किस बीमारी में कौन सी डेफिशिएंसी है ये मुझे पता चल गई इतने दिनों में, और क्या हमें जायरो नेचुरल्स देने होंगे जो हम प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनाएंगे। तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आज ऐसी कोई शरीर में बीमारी नहीं है, कैंसर से लेके कोरोना तक, जो हम ठीक नहीं करते। और बाकी तो आपको पता ही है ये सिलसिला, आप भी काफी समय से जुड़े हुए हैं। तो इसमें सर जैसे जायरोपैथी, एक तो ये नाम बड़ा डिफरेंट था, डिफरेंट है बिल्कुल। और फिर इसको आपने जब रजिस्टर्ड करा होगा तो आयुष आदि के पास भी जाना पड़ा होगा आपको, क्योंकि सरकार से भी आपको लेना तो पड़ेगा। हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा वो बोला। एक्चुअली संदीप जी, जायरोपैथी नाम पड़ने का कारण ये था कि जब मेरा ये काम शुरू हुआ तो मैं लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को ये बताने के लिए कि भाई ऐसी ऐसी चीजें सॉल्व हो रही हैं, मैंने केस स्टडी बनाना शुरू किया। और केस स्टडी पब्लिश करने के लिए मैं एक मैगजीन लॉन्च करना चाहता था। तो मैगजीन लॉन्च के लिए जब मैं RNI के पास गया तो उनको हर बार मैं 25 नाम की लिस्ट देता था, और वो
15 दिन बाद जब मैं जाता था तो वो रिजेक्ट कर देते थे पूरे नाम, क्योंकि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इन नामों से छप रहा है दुनिया में, सो इट कैन नॉट बी अलॉटेड। तो जब तीसरी लिस्ट मेरी रिजेक्ट हो गई, तो थोड़ा सा फौजी होने के कारण थोड़ा अंदर से कुछ और मैं उठते उठते कुर्सी से मैंने उस आदमी से बोला कि यार ऐसा करो, आप मुझे जायरो नाम दे दो। तो उन्होंने बोला जायरो का क्या स्पेलिंग होगा? मैंने कहा ZYRO। तो जब ZYRO उन्होंने कंप्यूटर में टाइप किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकला। बोला सर ये तो एब्स्ट्रैक्ट नेम है, इसको नहीं दे सकते, कुछ मीनिंग होना चाहिए नाम का। और वापस आया घर में, दिमाग चलाता रहा, फिर मैंने नेट में सर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि कनाडा में एक सोसाइटी है, कावलरियन सोसाइटी, जो पिछले 150 सालों से नाम डिसाइफर कर रही है और डिजाइन कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम उन्होंने डिसाइफर और डिजाइन कर रखे। तो मैंने फिर उन्हें लिख के भेजा, $25 उन्होंने चार्ज किया और मुझे 45 पेज की इसकी जन्म कुंडली जायरो की बना के भेजी। अरे वाह, ठीक है। और वो जन्म कुंडली लेके मैं RNI गया, मैंने कहा इसका ये मतलब है, एंड फाइनली दे अप्रूव्ड दिस नेम। और जायरो नाम से मैंने 6 साल। जायरो नाम क्यों आया सर? जायरो का मतलब इन नटशेल है हेल्पिंग ह्यूमैनिटी। अच्छा। और इससे बेहतर नाम नहीं हो सकता था मेरे काम का। तो ये भी ईश्वर की देन है कि उससे जायरो नाम देना था मुझे, तब उसने बुलवाया और उसका कोई नाम मतलब नहीं था तो उसका मतलब ही निकलवाया। और आज इसीलिए फिर लोग मुझसे पूछने लगे कि भाई आप आयुर्वेद है, होम्योपैथी, एलोपैथी है। अब यदि आयुर्वेद कह देते हैं तो हम भी आयुर्वेद की उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो फूड सप्लीमेंट अलग हो जाएगा? नहीं, फूड सप्लीमेंट अलग हो जाएगा। दूसरा चीज, वी विल बी द सेम आयुर्वेद विच इज ऑलरेडी देयर इन द कंट्री। ठीक है। तो हम तो आयुर्वेद से कुछ हटके कर रहे थे, हम कोई भी फॉर्मुलेशन आयुर्वेद का नहीं यूज कर रहे थे। हमने अपने फॉर्मूले बनाए, अपनी मेहनत की, प्रोडक्ट्स के बारे में समझा, जड़ी बूटियों को समझा, उनके लाभ हानि को समझा, और उसके बाद अपने जो ये फॉर्मूले बनाए उसके तहत हम इलाज कर रहे थे। तो हम इसे यदि उसी आयुर्वेद की कैटेगरी में डाल देते तो मुश्किल हो जाता। इसलिए हमने इसको कहा कि भाई जायरोपैथी हेल्पिंग ह्यूमैनिटी मॉडर्न आयुर्वेद। तो ये एक तरह का मॉडर्न आयुर्वेद है जो नया आयुर्वेद डेवलप हुआ है। तो इसको अपने फिर आयुष से भी रजिस्टर। अब जहां तक आयुष रजिस्ट्रेशन की बात है, तो मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में, पैथीज के रजिस्ट्रेशन के बारे में बहुत शोध किया और मुझे पता चला कि दुनिया में कोई पैथी ऐसी नहीं है जो कहीं रजिस्टर हुई हो। अच्छा। कोई पैथी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट कहीं का नहीं है। ये सब प्रैक्टिस में आई हैं चीजें, धीरे धीरे होम्योपैथी, धीरे धीरे एलोपैथी, धीरे धीरे जितने भी सिद्धा आयुर्वेद, जितनी भी पैथियां हैं दुनिया के अंदर, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई रजिस्टरिंग एजेंसी नहीं है दुनिया में। हाँ, लोग रजिस्टर होते हैं जो उसको प्रैक्टिस करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन पैथीज का रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब आज जायरोपैथी लगभग 30 साल पुरानी पैथी हो चुकी है, लोगों का हम 30 साल से इलाज कर रहे हैं। तो अब ये धीरे धीरे करके अपनी एक स्टेबल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है जहां इस पैथी को रिकॉग्निशन अपने आप मिलना चाहिए। रिकॉग्निशन का मतलब है एक्सेप्टेंस बाय पीपल। ठीक है। आज एलोपैथी, आज से 50 साल 100 साल पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, उस समय पर किसी को नहीं पता था कि एलोपैथी कोई सिस्टम है। आज कैसे सरकार एलोपैथी को प्रमोट कर रही है? क्योंकि एलोपैथी वहां तक पहुंच गई सरकार का, और कोई माध्यम नहीं था उनके पास। तो जैसे अभी एक होता नहीं कि लोगों में विश्वास की बात है, और ये तो भारत का एक नेचर समझेंगे कि आज भी सरकारी सिस्टम में भरोसा होता है लोगों को। हेल्थ हो, एजुकेशन से तो हट गया है, फिर भी IIT में, हायर एजुकेशन में लोग सरकार पे भरोसा करते हैं। तो जैसे इस पैथी को तो एक होता है ना कि आयुष मंत्रालय से सर्टिफाई है या समथिंग है, ये कहीं, ये कोई भी पैथी जब सर्टिफाइड नहीं है तो जायरोपैथी कैसे सर्टिफाइड हो जाएगी? एंड दैट इज द रीजन वी आर एबल टू प्रोवाइड सपोर्ट टू पेशेंट्स। आज पेशेंट ठीक क्यों कर पा रहे हैं? आज हमारे पास लोग आ क्यों रहे हैं? हम डॉक्टर नहीं है फिर भी लोग आ रहे हैं। लोगों को कहना है हमें इससे मतलब नहीं कि आप डॉक्टर रहे या नहीं है, आप हमें ठीक कर दीजिए, ये हम जानते हैं कि आप ठीक कर सकते हैं। तो ये विश्वास है लोगों का। क्यों है? क्योंकि लोग ठीक होने के लिए आते हैं, लोग बीमार रहने के लिए नहीं आते किसी के पास। तो ये सपोर्ट सिस्टम, कोई भी डॉक्टर जिसको डॉक्टर कहें या BAMS, जो भी सिद्धा यूनानी किसी भी फील्ड का आदमी जो है, यदि उसके मन में ये उद्देश्य है कि उसे पेशेंट ठीक करने हैं तो उसे जायरोपैथी का वो कोर्स करना चाहिए और
लोगों को ठीक करने में क्या काम करना चाहिए। हम कहते हैं सिम्टम कंट्रोल के लिए आप कोई भी सिस्टम यूज करें जो भी अवेलेबल है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। हम सिम्टम कंट्रोल में अभी तक गए नहीं, वी आर ओनली वर्किंग इन रूट कॉज एलिमिनेशन। तो हम जड़ से बीमारी को खत्म करने का काम करेंगे। जब तक आपकी छत नहीं बनती है तब तक बारिश होती है तो छतरी लगा लीजिए, दैट इज व्हाट इज सिम्टम कंट्रोल। और जब आपकी छत बन जाएगी तो आपको छतरी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, और जो भी लोग जन कल्याण में काम करना चाहते हैं, अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये सिस्टम बहुत सपोर्ट में है। अब BAMS के आयुर्वेद के न जाने कितने कॉलेजेस हैं, आप मुझे बता दीजिए कितने प्रैक्टिशनर आयुर्वेद के सक्सेसफुल हैं और कहां है कि व्हाट इज द परसेंटेज। ठीक है, कारण क्या है? आयुर्वेद तो वही है, दवाएं मिल रही हैं, बड़ी बड़ी दुकानें और एजेंसियां दवाएं बना रही हैं, फिर भी पेशेंट उनके क्यों नहीं ठीक हो रहे? लोग आयुर्वेद होम्योपैथी से भाग कर क्यों वापस मॉडर्न मेडिसिन में जा रहे हैं? तो वहां से हम तो मॉडर्न मेडिसिन से लाके पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। हाँ, इसको इसीलिए मैंने कहा कि एक लंबी जो है टीम प्रक्रिया, एक अगली पीढ़ी को ट्रांसफर जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे हमारे साथ कमांडर नरेश मिश्रा जी। और योग वशिष्ठ कहता है कि मनुष्य संकल्प से बनता है, और यदि आपने संकल्प लिया तो आप सेना के लाइफ से आम सिविल जीवन में आकर लोगों का उपकार कर सकते हैं, लोगों को पीड़ा से बाहर निकाल सकते हैं, और सब कुछ आप कर सकते हैं। उसका एक जीता उदाहरण है नरेश मिश्रा जी, कमांडर नरेश मिश्रा जी। नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इंडिया स्पेस डेली के लिए इतना समय निकाला और आपने खुलकर इस विषय पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद।